वेलकम टू द स्किल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप बहुत ही शानदार तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होगे। नहीं कर रहे हो तो करने लग जाओ। लास्ट मौका है आप लोगों के लिए। जो भी दिन बचे हैं आपके एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए या कि जेई के लिए, उन सभी के लिए हमारी ये स्पेशल क्लास आप लोग के साथ लगातार चल रही है। आशा करता हूँ आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आ रही तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जज्बात ख्याल थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता के जाया करिए, ठीक है, ताकि मेरे को भी पता चल सके आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हो वीडियो लेक्चर्स के बारे में, ठीक है। चलिए लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो करिए। बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। चलिए लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। कितने कैरेक्टरिस्टिक हो गए थे भाई अपने? 5 हो गए थे, ठीक है। 5 कैरेक्टरिस्टिक हो चुके थे। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुके थे। 6वां नंबर कैरेक्टरिस्टिक है, हेडिंग है आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या है? न्यूट्रिशन, बोले तो पोषण, ठीक है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर पोषण होगा, वो न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं से लेगा ही, ठीक है। न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं से लेगा। अभी न्यूट्रिशन बेसिकली 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका, ठीक है, पहला होता है आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा होता है आपका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी देखो जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं अपन स्वपोषी। क्या बोलते हैं भाई? स्वपोषी। और एक होते हैं आपके परपोषी। मतलब क्या है इनका? मतलब ये है कि जो अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी और पर डिपेंड हो, किसी और जीव पर डिपेंड हो, उनको बोलते हैं अपन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि ह्यूमंस, हम लोग किस पे डिपेंड है? हम लोग दूसरी चीज़ों पर डिपेंड है, जैसे फूड पर डिपेंड है, दूसरे फसलों पर डिपेंड है। इन हम लोग किस में आते हैं? परपोषी के अंदर। जितने भी जनरली जीव होते हैं सब हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं। जू के अंदर मतलब जितने भी जंतु होते हैं, जो आपके पादप्स होते हैं, देखो पादप किसी पर डिपेंड नहीं होते, उनको कोई खाना नहीं देता, बट वो भी तो जी रहे हैं ना, वो भी तो अपना पोषण ले रहे हैं ना। तो वो कहाँ से लेते हैं? उनके अंदर एक्चुअली में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके और नाइट्रोजन खाद वगैरह, नमी वगैरह लेकर के जमीन से, ठीक है, मिट्टी से नमी वगैरह लेकर, नाइट्रोजन वगैरह लेकर के अपना पोषण खुद कर लेते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो क्रिया है फोटोसिंथेसिस कहलाती है, आपने पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और इस प्रकार का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, जो कहाँ होता है? आपकी प्लांट्स के अंदर होता है। और ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। आई थिंक आपकी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसा आपका हो गया प्लांट्स, पहली चीज़ तो आती है आपके क्या? प्लांट्स, ठीक है। दूसरा आता है आपका एल्गी, ठीक है, दूसरा होता है आपका एल्गी। तीसरा आपका यूग्लिना, जिनके अंदर भी आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो सारे आपके ऑटोट्रॉप्स के अंदर आएंगे, ठीक है। किसके अंदर आएंगे भाई? ऑटोट्रॉप्स के अंदर आपके आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो एक यूग्लिना है आपका, यूग्लिना एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव है। बट इसके अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जिनके अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद का भोजन खुद से बनाते हैं, जैसा कि यूग्लिना हो गया, ठीक है। जैसा कि क्या हो गया आपका? यूग्लिना। बात करेंगे अपन हेट्रोट्रॉप्स की। हेट्रोट्रॉप्स के अंदर, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स के अंदर जैसा कि जो दूसरे पर डिपेंड हो, पहली चीज़ तो किस पे? दूसरे पर डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? किसी भी दूसरे पर, जैसे ह्यूमंस है, फसलों पर डिपेंड है, कोई दूसरा जानवर किसी दूसरे जानवर पर डिपेंड है, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरे पर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए। एनर्जी का ट्रांसफर वो लोग दूसरे के शरीर से लेते हैं, जैसे अपन लोग फसलों से लेते हैं एनर्जी, वैसे ही और जो जीव होते हैं दूसरे जीवों से, ठीक है। तो वो लोग दूसरे जीवों से लेते हैं। इस प्रकार के पोषण को क्या बोलते हैं अपन? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है इनको बोलते हैं अपन हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं भाई? हेट्रोट्रॉप्स या परपोषी, ठीक है, या क्या बोलते हैं? परपोषी। में से और आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे एक नोट्स है। एग्जाम्पल की बात करें, इनके अंदर तो आपने एग्जाम्पल देख लिया। इनके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो एनिमल हो गए आपके, ठीक है, एनिमल हो गए, फिर फंगी हो गए आपके, ठीक है, फंगी हो गए, और पैरासाइट्स हो गए। पैरासाइट्स, देखो पैरासाइट मतलब होता है परजीवी। क्या होता है भाई?
परजीवी। क्या होता है? परजीवी। परजीवी का मतलब क्या है? परजीवी का मतलब क्या है? परजीवी का मतलब ये है कि जो अपने भोजन के लिए डायरेक्टली दूसरे पर डिपेंड हो। जैसे आपने एक नाम सुना होगा कैस्क्यूटा का। किसका? कैस्क्यूटा। किसका नाम सुना है? कैस्क्यूटा। कैस्क्यूटा क्या होता है आपका? कैस्क्यूटा हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। क्या बोलते हैं? अमरबेल। ठीक है। क्या होता है एक्चुअली? ये अपने भोजन के लिए डायरेक्टली दूसरे पर डिपेंड होता है। आपने एक पीले पीले कलर की संरचना या एक ऑर्गेनिज्म देखा होगा जो पेड़ों के ऊपर रहता है, लेकिन उसकी जड़ जमीन पे नहीं होती है। वो अपनी जड़ पेड़ों के अंदर ही धंसा देता है और वहीं से उनका न्यूट्रिशन खींचता रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो जीव वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। एक यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नोट है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होते हैं। ठीक है। नहीं दिखा? कुछ नहीं दिखा? गड़बड़ बात है रितु। ऊपर लिख लिया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है। चलिए ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, नोट डाल के लिख लीजिए आप इसको नीचे। ठीक है। 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है। 90% आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या है? पैरासाइट्स है, मतलब जो दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो ये तो बात हो गई किसकी? न्यूट्रिशन की। ओके। ये दो प्रकार का न्यूट्रिशन आपको जीवों के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो भी न्यूट्रिशन लेगा और इन्हीं दो प्रकार में से कोई एक प्रकार के न्यूट्रिशन ले रहा होगा। ओके। अगला पॉइंट है आपका एक्सक्रीशन। 7th नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि आपने तो पोषण ले लिया, यदि आपने कुछ खाया है तो उसको आप निकालोगे। ठीक है। उसको आप निकालोगे, सीधी सी बात है यार। यदि आपने कहीं से कुछ चीज़ खाई है तो सिर्फ आप उससे एनर्जी लेते हो, बाकी का जो वेस्ट मटेरियल होता है आप उसे बॉडी से बाहर निकाल देते हो। ठीक है। तो इसकी 7th नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है? एक्सक्रीशन। ठीक है। एक्सक्रीशन। ठीक है। एक्सक्रीशन। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। पहली चीज़ तो समझ लो एक प्रकार की कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैसी है? कैटाबोलिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर आप जो भी चीज़ें खाते हो, आपने मान लीजिए फूड खाया तो पहले तो चीज़ जटिल फॉर्म के अंदर थी, फिर आपने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट एंजाइम थे उन्होंने उसको सरल फॉर्म में तोड़ दिया, है ना। तो जटिल से सरल में तोड़ना क्या है? कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो इसलिए एक प्रकार की कैटाबोलिक प्रोसेस है। ठीक है। एक प्रकार की कैटाबोलिक प्रोसेस है। अब इसके बाद आपने उससे एनर्जी तो गेन कर ली, एनर्जी तो मिल गई आपको, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, आफ्टर कैटाबोलिज्म जो वेस्ट मटेरियल बचता है आपका, वेस्ट मटेरियल, अब ये वेस्ट मटेरियल दो प्रकार का हो सकता है। एक तो आपका गैसियस वेस्ट हो सकता है और दूसरा आपका, ठीक है, एक तो आपका गैसियस वेस्ट हो सकता है, दूसरा आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो सकता है, दूसरा आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो सकता है। इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है तुम्हारा? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, तो ये कहलाता है आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, समझ में आ गई? ये था आपका 7th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, 7 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो दोस्त यदि कोई बॉडी है और अगर वो लिविंग बॉडी है तो अगर उसने कोई पोषण लिया है तो उसे इस बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होगा उसे बाहर निकालेगा ही। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझना ज़रूरी है, बेसिक है। इसके बाद है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, कौन सा नंबर? 8th नंबर में आपका रिप्रोडक्शन, जनन या प्रजनन, जो बोलो आप। ठीक है, क्या होता है भाई? देखो, यदि आपने न्यूट्रिशन लिया है, आप जीवित बॉडी हो, तो आप में एक प्रवृत्ति पाई जाएगी। ठीक है, आप में एक प्रवृत्ति पाई जाएगी कि आप अपने समान ही नई संतति को विकसित करोगे। आप अपने समान ही नई संतति को विकसित करोगे, नए जीव को जन्म दोगे। ठीक है, तभी तो ये पूरी परंपरा चलती आ रही है। हमारे भारत को देख लो, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना। तो
रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो जीव होते हैं वो अपने समान ही नई संतति को विकसित करते हैं, नई संतति को जन्म देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होती है, नई संतति को जन्म देना, ठीक है, क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। दो प्रकार का होता है आपका रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक आपको विथ पार्टनर की आवश्यकता होती है, ठीक है, विथ पार्टनर की आवश्यकता होती है। यहाँ कोई पार्टनर नहीं चाहिए, नो पार्टनर रिक्वायर्ड, ठीक है। उनकी जो बॉडी होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होके, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होके नई कोशिका बनाती है, नए जीव को निर्माण करती है, नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है, ठीक है। ये होती है आपकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल के अंदर एक पार्टनर होता है जिसके अंदर फिर आगे की प्रोसेस होती है, ठीक है, और वहाँ से जीव का निर्माण होता है। ये तो होता है आपका क्या, सेक्सुअल। 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा आराम से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रो समझ लीजिए। अगला है आपका, फिर अगली विशेषता है आप लोग की, अगली विशेषता है आपकी, ठीक है, अगली विशेषता है आपकी सेंसिटिविटी। क्या होती है भाई, 8th नंबर आपका, 9th नंबर, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को हिंदी के अंदर अगर बोले तो होती है आपकी संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या होती है भाई, संवेदनशीलता? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो बॉडी यदि वो लिविंग बॉडी है, ठीक है, यदि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी में संवेदनशीलता पाई जाएगी, सेंसिटिविटी पाई जाएगी। सेंसिटिविटी का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक वायुमंडल के कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के मुताबिक इफेक्ट पड़ना, ठीक है, इफेक्ट पड़ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, इसको बोलते हैं अपन सेंसिटिविटी। मतलब यदि आपके लिए ठंड हो रही तो आपको ठंड लगेगी, ठीक है, ठंड हो रही तो ठंड लगेगी, गर्मी हो रही तो गर्मी लगेगी, बरसात पड़ रही तो बरसात भी लगेगी। कुल मिला के एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसी होगी उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ेगा। नहीं पड़ रहा तो फिर आप मुर्दा हो। हाँ भाई, जिंदा आदमी को तो दर्द होता है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, बट जिंदा आदमी को दर्द होता है। डायलॉग की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी, सेंसिटिविटी की। 10वें नंबर का है आपका, 10वें नंबर का आपका एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन अनुकूलन, अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, एडॉप्टेशन क्या होता है भाई, हर परिस्थिति में ढल जाना। आपकी जो बॉडी होती है ना, आपको उठा करके भी जाके अंटार्कटिका महाद्वीप में छोड़ आया जाए ना, कुछ दिन के बाद वहाँ भी ढल जाओगे, ठीक है। एक्चुअली वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ तो नहीं ढल पाओगे, बट एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर, जैसे अभी आप यहाँ हो, अभी आप नॉर्मल कोस्टल रीजन, मान लो आप एमपी के अंदर बिलोंग कर रहे हो, यहाँ का टेम्परेचर लगभग 20 से 25, बहुत हाई गया तो 30 डिग्री रहती है। अभी आपको उठा करके ले जा करके जम्मू कश्मीर में छोड़ाया जाए, वहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री रहता है, 12 डिग्री 15 डिग्री रहता है, नॉर्मल से थोड़ा सा कम रहता है, मतलब कभी कभी तो 5 डिग्री पे चला जाता है। तो अब वहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी होने लग रही, पर ऐसा तो नहीं कि आपकी वहाँ आपकी बॉडी ढल नहीं पाएगी, अनुकूल हो जाएगी कुछ दिन के बाद। थोड़ी दिन समय लगेगा बॉडी को एडॉप्ट करने में, उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, उस वायुमंडलीय वातावरण को एडॉप्ट करने के लिए थोड़ा सा समय लेगी बॉडी, बट एडॉप्ट हो जाती है ना, इसको बोलते हैं अनुकूलन। तो हर बॉडी के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये विशेषता पाई जाती है कि वो हर परिस्थिति में ढल सकता है या एडॉप्ट हो सकता है, ठीक है, ओके, हर परिस्थिति में ढल जाना। आई थिंक आपको देखो जी मैं जो बोलता हूँ ना, काफ़ी सारी चीज़ें आप मेरी बातों को नोट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट के लिए अपने हिसाब से अपने नोट्स खुद बनाइए। देखो दोस्त, एक ही चीज़ कहूँगा, नोट्स खुद के बनाने चाहिए, दूसरे की गर्लफ्रेंड और हैंड रिटन नोट्स कभी काम नहीं देते, ठीक है, खुद की बनानी पड़ती, समझ लीजिए। हर परिस्थिति में ढल जाना, हर परिस्थिति में ढल जाना, ये तो बात होगी एडाप्टेशन की। लास्ट पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट कौन सा नंबर थे,
10th हो गया, 11th नंबर, ठीक है। 11th नंबर है आपका सेल लाइफ, ऊपर लिखते हैं, चलिए इसको सेल लाइफ साइकिल यहाँ तक नोट करिए, फिर इसको मिटाएं, ठीक है। सेल लाइफ साइकिल क्या होता है भाई? सेल लाइफ साइकिल, सेल लाइफ साइकिल के अंदर एक्चुअली कि मानव का जो उत्पन्न है, ठीक है, मानव जीवन का जो उत्पत्ति है और वहाँ से लेकर के मृत्यु तक के बीच को किस प्रकार अपन डिवाइड कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या है आपका 12th नंबर का पॉइंट है सेल लाइफ साइकिल, ठीक है, जीवन चक्र, ठीक है। क्या होती है लाइफ साइकिल या जीवन चक्र? क्या होता है भाई जीवन चक्र? देखो ह्यूमंस का जो निर्माण होता है कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। कैसे होता है? ह्यूमंस की बॉडी का जो निर्माण होता है कैसे होता है? बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है कि एक होता है आपका मेल गैमेट, ठीक है, और एक होता है आपकी फीमेल गैमेट, एक होती है आपकी फीमेल गैमेट। दोनों जब फर्टिलाइज करते हैं या दोनों के बीच जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से निकलने वाले स्पर्म्स, यहाँ से निकलने वाले ओवम्स, दोनों का जब मिक्सअप होता है ओवम के अंदर, ठीक है, वोम्स के अंदर, गर्भाशय के अंदर, ठीक है, तो जो पहली चीज़ बनती है, मतलब जो मिक्सअप होता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जैसी पहले चीज़ बनती है, ठीक है, पहली चीज़ बनती है तो जीवन चक्र की बोलते कि पहली चीज़ बोलते हैं उसे, ठीक है। जो पहली चीज़ बनती है उसको बोलते हैं अपन जाइगोट। क्या बोलते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो पहली चीज़ बनती है उसको बोलते हैं अपन क्या? जाइगोट। क्या बोलते हैं भाई? जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो पहली चीज़ बनती है उसको बोलते हैं अपन जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट के बाद उसके कुछ वीक्स के बाद आफ्टर सम वीक्स कुछ हफ्तों के बाद, ठीक है, कुछ हफ्तों के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इम्ब्रियो के अंदर। किसमें? इम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, इम्ब्रियो के अंदर। फिर कुछ वीक के बाद, लगभग 7 से 8 वीक्स के बाद, यहाँ से 7 से 8 वीक के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है आपका फेटस के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? फेटस के अंदर। फेटस के बाद विकसित रूप में इसका बनता है न्यू बॉर्न बेबी, मतलब अब बच्चे का जन्म हो चुका है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। फेटस को विकसित रूप फिर क्या बन जाता है? न्यू बॉर्न बेबी। ये न्यू बॉर्न बेबी फिर, ठीक है, ये जो आपका न्यू बॉर्न बेबी है ये विकसित होकर के किस कंडीशन पे जाता है? किशोरावस्था में, जिसको बोलते हैं अपन पावर्टी। क्या बोलते हैं भाई? पावर्टी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? किशोरावस्था, ठीक है। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। पावर्टी के बाद जो आती है जो आप लोग की अभी एज है, आप लोग एडल्ट हो चुके हो, ठीक है। किशोरावस्था के बाद आती है आपकी एडल्ट एज, जो कि आप लोग की अभी है। हिंदी में बोलते हैं वयस्क। क्या बोलते हैं? वयस्क। सारे लोग वयस्क हो अभी, क्लियर। इसके बाद आता है आपका ओल्ड एज। अब इसके बाद बस आप लोग के 2 ही स्टेज बचे हैं, ठीक है, ओल्ड एज, ठीक है। इसके बाद क्या आती है आपकी? ओल्ड एज। और ओल्ड एज के बाद आती है आपकी फाइनली डेथ। ओल्ड एज मतलब वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के बाद आ जाती है आपकी डेथ। इसको आप बढ़िया सीक्वेंस वाइज लिख सकते हो, डेथ, ठीक है। तो बस आप कहाँ पास बिलोंग कर रहे हो भाई? आप लोग इस एडल्ट जोन में हो। बस अब ओल्ड एज आने बाकी है और डेथ बची हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट लाइफ साइकिल आपकी चलती है। तो आप लोग कहाँ पे बिलोंग कर रहे हो? आप लोग एडल्ट के अंदर हो। बस ओल्ड एज और डेथ आनी बाकी है, 2 स्टेज बची है। जल्दी से पढ़ाई कर लो, नौकरी लग जाओ, शादी वादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, फिर आराम से डेथ स्टेज में चले जाना, क्योंकि मरना तो सबको है, ठीक है। तो उससे पहले अभी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है ना, पेपर दे लो, देन आप जाना आगे की तरफ, है ना, आगे तब मूव करना। क्या पता अगर अभी तैयारी नहीं करोगे तो ये एनटीपीसी के चक्कर में अभी 19 में फॉर्म भरा, 18 में फॉर्म भरा, 19 निकल गए, 20 निकल गए, निकली गए लगभग, है ना। और अब पेपर अभी हो रहा है, ज्वाइनिंग लगभग 20-21 तक होगी। और अगर इस बार अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, है ना, इस बार यदि अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो पता नहीं वैकेंसी कब आएगी। तो फिर उसके 2-3 साल बाद वैकेंसी आएगी। वैसे भी सरकार ने कह दिया है कि भाई अब 4-5 साल अपन कोई जॉब नहीं देने वाले, तब 4-5 साल बाद वैकेंसी आएगी। देन इसके बाद फिर वही 4-5 साल उसकी ज्वाइनिंग में लगेंगे, अस्तस मिला के आप पहुँच जाओगे ओल्ड एज के अंदर। तो बात सीधी सी ये बाबू कि अभी जितने भी दिन बचे ना, अभी जो भी 2-3 महीने बचे हैं, जी चाल लगा के मेहनत कर लो, जॉब ले लो, और फिर इसके बाद
शादी वादी करो, बच्चे अच्छे पैदा करो, फिर ओल्ड एज की तरफ जाओ, है ना, तो सही है। तो बस आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए अगर ख़राब लगा तो, और क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं इसे अगले वीडियो में सुधार कर सकूँ। ठीक है, जैसे भी लगा हो, दिल के जो भी अरमान हो, दिल के जो भी विचार हों, फीलिंग्स हो, इन्हीं अल्फाजों के ज़रिए कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगला टॉपिक अपना ये बेसिक ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, अगला टॉपिक होगा अपना टैक्सोनॉमी। शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे, और बायोलॉजी की कंप्लीट सीरीज के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।